नमस्ते डियर स्कॉलर्स। आज हम हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पढ़ने वाले हैं। हिंदी ग्रामर। ग्रामर मतलब व्याकरण। हिंदी व्याकरण। व्याकरण का मतलब होता है कुछ नियम जो किसी भाषा को बोलने, समझने और लिखने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि आप अगर कोई खेल खेलते हैं तो उसके आप कुछ नियम बनाते हैं। इसी तरह से हर भाषा में, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है, कोई भी किसी भी भाषा में उस भाषा को लिखने के, पढ़ने के और समझने के कुछ नियम होते हैं। और उन सब नियमों को जब हम एक किताब में बना देते हैं तो वो किताब है व्याकरण, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। आज हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक है सर्वनाम। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम के लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन कही जाती है, नाम के बदले आते हम, सर्वनाम कहलाते हम। मतलब संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नाम मतलब संज्ञा, हर नाम वाले शब्द को हम संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर मतलब संज्ञा, अगर आप नाम नहीं लिख रहे हैं और नाम की जगह कोई दूसरा शब्द काम में ले रहे हैं तो वो शब्द हो जाएगा सर्वनाम। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम में 6 भेद माने गए हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। ये है सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम में 6 भेद माने गए हैं। अब हम शुरू करते हैं पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम से। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के संबंध में बात की जा रही हो तो उसके लिए जो प्रयुक्त सर्वनामों का प्रयोग होता है वो सारे होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब अगर कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम उन लोगों के लिए यूज होता है जो या तो बात कर रहा हो या बात सुन रहा हो या फिर वो किसी और के लिए बोल रहा हो, किसी दूसरे इंसान के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहा हो। पुरुषवाचक सर्वनाम उनके लिए काम में लिया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक मतलब वक्ता। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, ठीक है। अगर बोलने वाले के नाम के स्थान पर हम कोई दूसरा शब्द काम में लेते हैं तो वो हो जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, मेरा, मुझको। अब यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें बोलने वाली लड़की जो है वो हो गई उत्तम पुरुषवाचक, जो है वक्ता, बोलने वाला। मतलब कि बोलने वाले के लिए जो हम सर्वनाम शब्दों को काम में ले रहे हैं वो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक। उसके बाद आते हैं, ये है उत्तम पुरुषवाचक। इसके बाद आते हैं मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, वक्ता सुनने वाली व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है। मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप हो गए वक्ता, बोलने वाले, और आप जिससे बात कर रहे हैं वो हो गया सुनने वाला। तो सुनने वाले के लिए आप जिन शब्दों को काम में ले रहे हैं वो होते हैं मध्यम पुरुषवाचक। जैसे कि तू, तेरा, आप, आपका, जो आप सामने वाले के लिए काम में लेते हैं। इस चित्र में मध्यम पुरुष हो गई ये लड़की जो कि सुन रही है, श्रोता है। सुनने वाले को बोलते हैं श्रोता। अब है अन्य पुरुषवाचक। पुरुषवाचक का तीसरा भेद अन्य पुरुषवाचक। इस सर्वनाम में वक्ता और सुनने वाला दोनों, ठीक है, वक्ता तथा सुनने वाला, मतलब या तो वक्ता बोलने वाला या सुनने वाला, जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो हो जाते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका मतलब ये कि जब आप दो लोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उसके लिए आप जिन सर्वनाम शब्दों का काम में ले रहे हैं, उसका नाम नहीं, उसके नाम की जगह आप अगर सर्वनाम शब्दों को काम में ले रहे हैं तो वो हो जाते हैं अन्य पुरुषवाचक। जैसे यह, वह, वे, उनको,
ठीक है, मतलब आप जब किसी और के लिए बात कर रहे हैं, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया ये लड़का। जब दो लोग मिलके इसके लिए बात कर रहे हैं तो ये हो गया अन्य पुरुषवाचक। अब आता है सर्वनाम का दूसरा भेद, जो है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक वे शब्द जो एक किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, मतलब कि आप श्योर हैं, आपको पता है कि ये चीज आपकी ही है या ये वही चीज है, तब आप उन शब्दों के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे यह मेरी किताब है। अगर आपको पता है कि ये मेरी किताब है तो आप निश्चित हैं उस चीज के लिए कि ये मेरी किताब है। तो यहाँ पर यह मेरी किताब है, तो किताब के लिए हमने काम में लिया यह। अरे वह तो सुरेश है, मतलब अगर आप किसी इंसान को जानते हैं, किसी व्यक्ति को जानते हैं और उसके लिए जब आप निश्चित है कि ये वही है, तो आप लगा रहे हैं कि वह तो सुरेश है। तो यहाँ पर यह और वह दोनों ही निश्चयवाचक हैं। पास के लिए यह और दूर के लिए वह का प्रयोग किया गया है। तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब आप निश्चय हैं किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के ऊपर, आप निश्चित हैं, आप श्योर हैं कि ये वही है। उसके बाद आता है नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कि जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में स्पष्ट रूप से आपको पता नहीं, मतलब आप कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं कि उसमें क्या है, तो वहां पर जब आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे कि मेरे पीछे कोई छिपा है, तो कोई यहाँ पर अभी निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है, उसे पता नहीं है, तो यहाँ पर वो अनिश्चितवाचक है। और दाल में कुछ गिरा है, तो कुछ हमें पता नहीं क्या गिरा है, कुछ दाल में कुछ गिरा है, तो ये हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आप श्योर नहीं है, आप निश्चय, आपको पता नहीं है कि क्या हुआ है। कुछ और कोई ऐसे शब्द अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर बताते हैं, और ये कुछ और कोई शब्द हो गए अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जब आप किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी घटना के बारे में कोई प्रश्न कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, जैसे कौन आया है। अब यहाँ पर कौन एक प्रश्न है, एक प्रश्न का शब्द है जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कौन हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप कहाँ रहती हैं, तो यहाँ पर कहाँ भी एक तरह का प्रश्न बता रहा है, तो ये शब्द आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, जैसे कौन, कहाँ, जहां पर आपको किसी प्रश्न को पूछना है। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से अन्य उपवाक्य, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि वाक्य और उपवाक्य क्या है। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो जो मेहनत करेगा ये एक वाक्य बना है और वह सफल होगा उसी का उपवाक्य है। अब इन दोनों में दो शब्द हैं, एक है जो और दूसरा है वह। ये दोनों ही एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो ये दोनों जो और वह के बीच में एक संबंध बन रहा है, जो वाक्य और उपवाक्य की संज्ञा और सर्वनाम का संबंध है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, उनमें जो सर्वनाम शब्द आते हैं वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी। अब यह वही लड़की है, यह एक शब्द सर्वनाम शब्द है जो वाक्य का है, और उसी के उपवाक्य का एक शब्द है जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो ये दो शब्द मिलके बने संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, वह और यह जिसके जैसे सर्वनाम शब्द हैं, ये वाक्य के अन्य उपवाक्य के साथ संबंध बना रहे हैं। तो जब वाक्य और उपवाक्य के बीच में संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध बनता है, तो वो हो जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और आखिर में आता है निजवाचक सर्वनाम।
निज, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, निज मतलब मेरा, अपना। तो ऐसे शब्द जो अपनेपन का बोध कराते हैं या निजत्व को बताते हैं, वो सारे शब्द हो जाते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ पर अपने आप, ये अपने आप का शब्द अपनेपन का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। मैंने गृह कार्य अपने आप किया है, यहाँ पर ये भी अपने आप, स्वयं को बता रहा है, अपनेपन को बता रहा है, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में हम कई बार स्वयं शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द जहां पर अपनेपन का बोध होता है वो कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये था आपका सर्वनाम। धन्यवाद।